गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ श्री नंदी विश्वविद्यालय में आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 28 एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, मांग आदि एवं अभिमांग। मांग से सभी बच्चे जानते हैं मांग होती क्या है। उपभोक्ता को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उसको मांग करता है। जो मांग अधिक होती है तो उत्पादनकर्ता उसी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। हम जानते हैं कि सामूहिक मांग एक सामूहिक पूर्ति जिस बिंदु पर मिलती है वह आय व रोजगार का सामूहिक बिंदु होता है। यह अर्थव्यवस्था उस बिंदु का संतुलन की अवस्था में होती है। ध्यान रहे, यह साम्य बिंदु इस बात को नहीं दर्शाता कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा विद्यमान हो गई है। दूसरे शब्दों में पूर्ण रोजगार के बिंदु से पूर्व भी साम्य स्थापित हो सकता है। पूर्ण रोजगार के बिंदु से पूर्व जब साम्य स्थापित हो जाता है तो सामूहिक मांग के स्तर को बढ़ाकर साम्य के ऊंचे स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। ठीक है ना। अब मांग आगे होता क्या है इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व रोजगार के स्तर के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है उससे अधिक जो मांग होती है उसे आदित्य मांग कहते हैं। यानी मांग किसी एक व्यक्ति की डिमांड तो होगी नहीं, ठीक है ना, या सामाजिक मांग मान लो या उस देश की रीति के अनुसार देख लो। आपने देखा होगा राजस्थानी लहंगे होते हैं वो राजस्थान में ही उसकी मांग होती है, अपने यहाँ उसकी मांग नहीं होती है। अपने यहाँ जिस वस्तु की अधिक मांग होती है, यानी कहने का तात्पर्य है सामूहिक मांग वस्तु की अधिक मात्रा में हो उसे आदित्य मांग कहते हैं। यानी उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। जो आवश्यकता नॉर्मल सामान्य आवश्यकता से भी अधिक मांग हो। जैसे आज आपने देखा हो हर एक व्यक्ति के लिए ऑनलाइन क्लास की मांग है, हर व्यक्ति एंड्रॉइड मोबाइल की मांग है। प्रत्येक व्यक्ति के पास चाहे ठेला वाला हो, चाहे जॉब वाला हो, चाहे बिना जॉब वाला हो, कृषि भी हो, तो उसे अधिक मांग किसकी है? एंड्रॉइड मोबाइल की है। आवश्यकता आपने देखो कृषि कर रहे हैं लोग बाग, पर डिमांड किसकी रखते हैं? एंड्रॉइड मोबाइल की। उसकी मांग कौन सी मांग है? आदित्य मांग है, ठीक है। सादा मोबाइल से भी काम चल सकता है उनका, पर नहीं, उनको एंड्रॉइड मोबाइल की आवश्यकता है। उनको कौन सी मांग है? आदित्य मांग। किसी देश में पूर्ण रोजगार का स्तर बनाए रखने वाले कुल व्यय से जितना अधिक व्यय उस देश की सरकार तथा जनता द्वारा किया जाता है उसे मांग अधिक या अत्यधिक मांग कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए प्रति केंद्रीय बैंक 1500 करोड़ के नोट छाप देता है, जिसमें से 200 करोड़ सरकार के रूप में प्राप्त कर लेती है तथा 100 करोड़ जनता अपने पास जमा कर लेती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में 1200 करोड़ चलन में रह जाती हैं, अर्थात व्यय किए जाते हैं, जबकि पूर्व रोजगार के लिए 1000 करोड़ की ही आवश्यकता थी। अब देखिए हमें जैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए 1000 करोड़ की आवश्यकता थी, परंतु रिजर्व बैंक 1200 करोड़ रुपए नोट छाप देते हैं, तो कितने अधिक हो गए? 200 करोड़ अधिक हो गए, तो इसको कहेंगे अधिक मांग। ठीक है, क्लियर समझ में आया। अब मांग अधिक के कारण देखिए। नंबर 1 मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण। नंबर 2 उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कारण। नंबर 3 अन्य कारण। सबसे पहला कारण पढ़ेंगे मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण। बैंकों की साख नीति। मौद्रिक आय में वृद्धि का एक कारण बैंकों द्वारा व्यापारियों व उत्पादकों को विनियोग हेतु चालू बचत दर से अधिक ऋण के रूप में वित्त प्रदान करना होता है। यानी कहने का तात्पर्य है बैंक, मैंने आपको दर और बैंक दर और ऋण ब्याज दर दोनों के बारे में बताया था। जब बैंक को अपनी साख में वृद्धि करना होती है तो बैंक दर कम कर देती है, तो इससे बैंक दर की साख में वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब ऋण की दर कम कर देती है तो ऋण दर अधिक बढ़ जाती है, और ऋण ब्याज दर बढ़ा देते हैं तो उपभोक्ता उससे ऋण लेना कम कर देते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु इस वृद्धि से सामूहिक मांग कम नहीं होती है। कुछ समय पश्चात विनियोग व्यय में वृद्धि के द्वारा बड़ी कीमतों के अनुपात में मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है। अब आती है मांग आदि की स्थिति। दूसरा है घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार को जब युद्ध, प्राकृतिक संकट, विकास आदि के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होती है तो वह घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाती है। देखिए जब अपने देश में
विश्व युद्ध या भूकंप या हड़ताल या ऐसी कोई घटनाएं चल रही हैं तो उस समय देश का जो विकास है वह रुक जाता है और संपूर्ण सरकार का ध्यान उस युद्ध की ओर हो जाता है, उससे जान माल की हानि होती है। ठीक है ना। अगले है तो वो कौन सी स्थिति अपनाती है? घाटे वित्तीय व्यवस्था अपनाती है उस समय। ठीक है ना। युद्ध, प्राकृतिक संकट के कारण आदि के कारण जो संकट जैसे प्राकृतिक आपदा, कोई भयंकर बाढ़ आ गई या सूखाग्रस्त हो गया तो उस कारण हमारे देश की जो विकास गति है उसे रोक दिया जाता है और गवर्नमेंट उसमें सहयोग प्रदान कर देती है। तो इसमें घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति को अपनाया जाता है। सरकार की नीति, सरकार की विभिन्न नीतियां भी मौद्रिक आय में वृद्धि कर देती हैं। जब उत्पादन के लिए सरकार मांग बढ़ाती है तब सामूहिक मांग बढ़ जाती है। कर नीति जब इस प्रकार की बनाई जाती है कि व्यक्तियों के पास उपभोग व्यय आय अधिक बचे, अर्थात जब करों की दरों को कम कर दिया जाता है तब सामूहिक मांग में वृद्धि हो जाती है। डेफिनेटली टैक्स जिन वस्तुओं की मांग अधिक है और अगर उन्हीं वस्तुओं पर टैक्स भी कम कर दिया जाए तो उपभोक्ताओं की मांग भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगी। और मांग अधिक है और उन पर टैक्स भी अधिक लगा दिया जाए तो उत्पादकों को लॉस होने लगेगा, तो उसकी क्या करेंगे, वो उत्पादन करना कुछ हद तक कम कर देंगे। बात समझ आई ना। नेक्स्ट है आपका मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि। देखिए मांग अधिक का एक कारण यह है कि व्यक्ति उस समय अधिक उपभोग करते हैं जब पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये बात सही है। मुद्रा चलन मतलब मांग अधिक कब करेंगे? जब उनके पास इनकम के साधन पर्याप्त होंगे, पूंजी की व्यवस्था पर्याप्त होगी, यानी पूंजी कार्यकुशल होगी तो वह मांग भी अधिक करेंगे। ठीक है ना। जिससे मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ जाता है और मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि लोगों की आय के साधन अधिक बढ़ जाते हैं तो वह मांग करना भी अधिक मात्रा में शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कारण। देखिए नंबर 1 उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। उत्पादन के साधनों की कमी तथा आधुनिक तकनीकों के अभाव में जब उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है तब उत्पादन की नीची दर प्राप्त हो जाती या मांग बढ़ जाती है। उत्पत्ति ह्रास नियम कह रहे ह्रास मतलब क्या है? किसी वस्तु का लगातार काम करने से उसमें गिरावट आना, समय कमी आना। तो ऐसे ही जब उत्पादन के जो साधन लगे होते हैं तो आधुनिक उपकरण लगातार नए नए उपकरण आते हैं और हमारे उत्पादन फैक्ट्री में जो पुराने उपकरण लगे रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, चलन से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं, उनकी जगह आधुनिक उपकरण लगाना पड़ते हैं। तो इनके कारण उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण जो हमारा उत्पादन होता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हम तुरंत सारी मशीनों को एक साथ नहीं हटा सकते हैं, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन करते हैं या स्थानापन्न करते हैं। स्थानापन्न बात समझ में आए, उस स्थान पर दूसरी मशीनों को लगाना, तो वो एक साथ तो हो नहीं सकता है। धीरे धीरे हम उन वस्तुओं की जगह पर नई आधुनिक वस्तुओं के उपकरणों को लगाते जाते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं। दूसरा कारण सरकार की व्यापार नीति। जब सरकार विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए देश वस्तुओं का निर्यात करती है तो इससे वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है, सामूहिक मांग अधिक हो जाती है। अगला है अन्य कारण, आय का समान वितरण। देखिए जब आय वितरण समान होता है अर्थात कम आय वालों के पक्ष में होता है तो उनका उपभोग व्यय बढ़ जाता है, जिससे सामूहिक मांग बढ़ जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आय का अंतर प्रवाह है। जब विदेशों से आय व अन्य प्राप्तियों का प्रवाह देश में होता है तो मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है। मांग अधिक का प्रभाव। नंबर 1 उत्पादन पर प्रभाव। जैसा कि विदित है कि अत्यधिक मांग की दशा पूर्ण रोजगार के बिंदु के पश्चात उत्पन्न होती है। उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है, परंतु अल्प विकसित देशों में कुछ कमियों जैसे पूंजी की सीमांत मात्रा, परिवहन की अपर्याप्त सुविधाएं, बाजार की अपूर्णताएं के कारण यह स्थिति पूर्ण रोजगार से पूर्व ही उत्पन्न हो जाती है। अतः इन देशों में इन कमियों को दूर करके उत्पादन रोजगार को बढ़ाना संभव होता है। बहुत सी चीजें होती है उत्पादन, जैसे पर्याप्त माल नहीं मिलना, कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाना, समय पर माल प्राप्त न हो पाना, तो इससे क्या होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति कम हो जाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति तभी सफल हो सकती है जब उनके लिए जो उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल, जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है वह वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाए तो हमें पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो सकती है।
नेक्स्ट है मांग अधिक की दशा में अकुशल साधनों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है या नीचे उत्पादकता वाले साधनों को अधिक प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। अतः इन साधनों को कुशल बनाकर व इनकी उत्पादकता को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करना संभव हो जाता है। कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनमें मरम्मत करके इनको कुशल बना करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अगला है मांग अधिक की दशा में उपभोग बढ़ जाता है तथा बचतें कम हो जाती हैं, जिससे विनियोग हेतु कम संसाधन प्राप्त होता है। मांग अधिक की दशा में आय व संपत्ति में असमानता बढ़ने के कारण विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़ती है, परिणाम स्वरूप उत्पादन का ढांचा बिगड़ जाता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको मांग अधिक के संबंध में मांग अधिक के प्रभाव वो सारे बताए। एक पॉइंट और है रोजगार पर प्रभाव। देखिए जैसा कि विदित है अत्यधिक मांग की दशा पूर्ण रोजगार के बिंदु के पश्चात उत्पन्न होती है। रोजगार प्रभाव यानी अगर अत्यधिक मांग है तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति को उत्पन्न होती है, यानी जब मांग अधिक होगी तो उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो अधिक से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, अधिक से अधिक कर्मचारी वहां पर लगेंगे तो कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त हो उनका स्तर यानी सुधरेगा। ठीक है ना, तो रोजगार के प्रभाव पर काफी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कीमत स्तर पर प्रभाव। देखिए अत्यधिक मांग की दशा में वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होती है, केवल मौद्रिक आय बढ़ती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब मांग अधिक को ठीक करने के उपाय बताएंगे बजट घाटे में, तो हम अगले वीडियो में लेके उपस्थित होंगे। तब तक आप घर पर रहें और इसको पढ़ते रहें, नोट्स बनाते। अगर कोई समस्या आए तो विद्यालय में आकर संबंधित शिक्षक से संपर्क करके आप समझ सकते हैं। नमस्ते।